दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद ईवीएम को लेकर के जो संदेह व्यक्त किया जा रहा था, अब वो बड़ी लड़ाई में तब्दील होते हुए दिख रहा है। मकरवाड़ी गांव, सतारा का वो गांव जहां के लोगों ने मॉक वोटिंग करने का फरमान सुनाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने और वहां के प्रशासन ने 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी। आज शरद पवार उसी गांव पहुंचे और शरद पवार ने कहा कि जब गांव के लोग नहीं चाहते हैं, जब वोटर नहीं चाहते हैं, तो ईवीएम से चुनाव कराने की आखिर जिद क्या है। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे, उन्होंने भी आज एक बड़ा इल्जाम लगाया कि दरअसल चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से चलता है। चुनाव आयोग एक तरह से एक्सटेंशन है बीजेपी का, और जो कहा जाता है, जो हुक्म आता है ऊपर से, वही फरमान वहां अदा किया जाता है। तो चुनाव आयोग को लेकर के और ईवीएम के खिलाफ महाराष्ट्र से एक बड़ी लड़ाई का आगाज होते हुए दिख रहा है। और याद दिलाना चाहूंगा कि जब यूपीए 2 के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन खड़ा हुआ, तो उसमें भी महाराष्ट्र की बड़ी भूमिका थी। अन्ना हजारे उसी महाराष्ट्र से आते थे जिनको सामने करके और अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। हालांकि उस टीम के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस और बीजेपी खड़ी हुई थी। विवेकानंद फाउंडेशन खड़ा हुआ था, जिसने पैसा लगाया था। वो बात अलग है कि आज बहुत सारे आम आदमी पार्टी से निकले हुए लोग भी और आम आदमी पार्टी में जो लोग हैं, वो इस बात से इनकार करते हैं, साफ इनकार करते हैं कि उन्हें कोई जानकारी भी थी कि हमारे पीछे कोई आरएसएस खड़ा है। लेकिन सच्चाई यही है कि अन्ना हजारे के आंदोलन ने नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता साफ किया। अरविंद केजरीवाल को तो उसको दिल्ली में फायदा मिला। लेकिन इसी महाराष्ट्र से एक सच्ची लड़ाई, अन्ना हजारे की तरह छद्म की लड़ाई नहीं, लेकिन एक सच्ची लड़ाई ईवीएम के खिलाफ शुरू होने जा रही है। और वो लड़ाई, उसमें साथ देने के लिए 2-3 दिन के बाद कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी पहुंचेंगे मकरवाड़ी गांव, जिस गांव ने ये पहल की, गांव के लोगों ने पहल की। और इसमें एक और अभी सूत्र जुड़ते हुए दिख रहा है। महाराष्ट्र के चुने हुए विधायक जिन्होंने कल शपथ नहीं ली थी, कल भी मैंने इस पर बात की थी कि जो 46 विधायक हैं एमबीए के, महाविकास आघाड़ी के, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी, उन्होंने शपथ लेने से इनकार कर दिया। लेकिन आज महाराष्ट्र की विधानसभा में उन विधायकों ने शपथ ली, ये कहते हुए कि अगर वो शपथ नहीं लेते हैं तो फिर सरकार मनमानी करेगी। इसलिए उस मनमानी को रोकने के लिए और जनता के सवालों को उठाने के लिए हमको विधानसभा में रहना जरूरी है। आज उन्होंने शपथ ली, लेकिन उन्हीं में से 2 विधायक, एक शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के और एक शरद पवार की पार्टी के। और शरद पवार पार्टी के तो वही विधायक हैं जो उस गांव के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं, माने जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर वो गांव आता है, मारकरबाड़ी, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुने हुए विधायक हैं उत्तम राव जानकर। ये शरद पवार की पार्टी के हैं और उन्होंने भी कहा है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं अगर चुनाव आयोग यहां पर पोस्टल बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार हो। एक और विधायक शिवसेना के सुनील राउत, जो संजय राउत के भाई हैं, सुनील राउत ने भी कहा है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं अगर चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए तैयार है। यानी चुने हुए विधायक जो अभी विधानसभा में पहुंचे हैं, वो इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस कमिटमेंट के साथ कि चुनाव आयोग वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराए। वो भले ही हार जाएं, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए ताकि लोगों के भीतर वो विश्वास बरकरार रहे, विश्वास वापस आए ईवीएम को लेकर के जो उनके मन में संदेह है। और ईवीएम को लेकर के जो सिर्फ कोई आज से संदेह नहीं है,
बल्कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, यूपीए सरकार थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने, सुब्रमण्यम स्वामी हो या और दूसरे लोगों ने, यहां तक कि लाल कृष्ण आडवाणी ने भी आशंका जाहिर की थी और ईवीएम को बैन करने की बात कही थी। वही ईवीएम जो दुनिया के तमाम टेक्नोलॉजी संपन्न देश हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो यूरोप के देश हो या अमेरिका हो, 30-35 करोड़ की आबादी वाला अमेरिका भी ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता है, लेकिन भारत में ईवीएम से चुनाव होता है। इसको लेकर के संदेह होता रहा है और जर्मनी से लेकर के फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, इन तमाम देशों ने ये आशंका व्यक्त की है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम के जरिए वोट की चोरी हो सकती है, इसलिए वो बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं, जबकि पहले वो ईवीएम पर आए थे, ईवीएम से वोटिंग कराते थे, लेकिन वो उन्होंने बैन किया है। तो क्यों नहीं भारत में ईवीएम को बैन होना चाहिए? अगर लोगों के मन में आशंका है, कोई संदेह है, तो उसे दूर करने के लिए चुनाव आयोग को ईवीएम को लेकर के अपना रुख साफ करना चाहिए। ये हालात महाराष्ट्र से अब शुरू हो रहे हैं, तो क्या विपक्ष अब पूरा आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है कि महाराष्ट्र के बाद कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि जब तक ईवीएम को नहीं हटाया जाएगा, वो किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में वो शिरकत करने नहीं जा रहे। आने वाले साल में बिहार में इलेक्शन होना है और भी कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग, जो थिंक टैंक है, वो इस पर विचार कर रहा है कि अगर ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग कोई कदम नहीं उठाता है तो कांग्रेस पार्टी ये फैसला कर सकती है कि वो चुनाव में जाए ही नहीं। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये लोकतंत्र के लिए और संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट होगा कि एक पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी ये सवाल खड़ा कर रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और ईवीएम के संदेह की वजह से वो चुनाव मैदान में नहीं जा रही है और इसलिए वो अब चुनाव ही नहीं लड़ेगी, और क्योंकि ईवीएम पर उसको डाउट है। लेकिन महाराष्ट्र से जो लड़ाई अब शुरू होने जा रही है उसमें शरद पवार आज पहुंचे हुए थे, राहुल गांधी पहुंचेंगे और कुछ विधायक जब इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये लड़ाई लंबी हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में जो चुनी हुई सरकार है और खास करके एकनाथ शिंदे जो 3-4 दिन तक बीमार बने रहे, बहुत रूठने और मनाने का सिलसिला चलता रहा, वो होम मिनिस्ट्री के दावेदार थे, पहले तो मुख्यमंत्री ही पद चाहते थे, लेकिन बाद में उनको वही झुंझुना दिया गया, डिप्टी सीएम हुए। और देवेंद्र फडणवीस ने तो कहा था कि पहले दिन ही ये तय हो गया था कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। बाद में उन्होंने जो भी नानुकुर किया है, और मैंने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र में जो ये चल रहा है, जो खींचतान चल रही है, वो केवल टीआरपी के लिए है, गोदी मीडिया को टीआरपी हासिल कराने के लिए है। दूसरा, जो तमाम और मुद्दे इस समय हैं देश में, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है। समय थोड़ा ठंडी बढ़ रही है और इस समय प्याज का दाम हो, टमाटर का दाम हो, यहाँ तक कि आलू का भाव भी अभी बहुत ज़्यादा है। तो इन महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान न जाए लोगों का। ईवीएम के खिलाफ जो पूरा आंदोलन खड़ा हो रहा है, इसको लेकर के कोई माहौल न बने, इसलिए महाराष्ट्र में कौन होगा सीएम, इसको लेकर के रोज प्राइम टाइम किया जा रहा था, रोज आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, जबकि पहले दिन ही लगभग ये तय हो चुका था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अजीत पवार को लेकर के तो कोई डाउट ही नहीं था, और अजीत पवार शामिल हुए और उनको इनाम भी मिला कि जैसे ही सरकार में डिप्टी सीएम बने, शपथ ली, उसके दूसरे दिन ही खबर आ गई कि करीब उनकी 1000 करोड़ की जो संपत्ति थी, जिसे सीज कर दिया गया था इनकम टैक्स के द्वारा, वो वापस उनको मिल गई है, क्योंकि सबूत उनके खिलाफ नहीं मिले हैं। यही होता है कि जब आप उस कमल छाप साबुन से धुल करके निकलते हैं तो अब आपके खिलाफ कोई दाग धब्बा, कोई सबूत नहीं बचता है। और 1000 करोड़ की जो संपत्ति, जो गोवा में फार्म हाउस है, दिल्ली में फ्लैट है और शुगर मिल है, न जाने कितनी संपत्तियां हैं, वो संपत्तियां जो सीज कर दी गई थी वो फिर से बहाल कर दी गई हैं अजीत पवार की। तो ये जो
महाराष्ट्र की राजनीति में है, जो पैसा भ्रष्टाचार का है, अब उस पैसे के वजह से नरेंद्र मोदी की गिरफ्त है उनकी गिरहबान पर। तो ऐसे में आप एफबट कर ही नहीं सकते, जो बीजेपी कहेगी वही करेंगे। चाचा को धोखा देना हो, चाचा की पार्टी को खत्म करना हो, ये फरमान मिलेगा तो आप करेंगे। एक नाथ शिंदे जो ऑटो ड्राइवर से और मुख्यमंत्री बनने तक का सफर करते हैं, मराठा हैं, ये सफर निश्चित रूप से बहुत आश्चर्यजनक है और बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो पैसे का खेल हुआ है, अगर आपने ये सब किया है, आपके हाथ अगर रंगे हुए हैं, तो फिर आपके गर्दन पर पकड़ तो सरकार की बनी ही रहेगी। वो सरकार जो किसी भी तरीके से केंद्र में बनी रहना चाहती है, इसीलिए बनी रहना चाहती है कि वो ताकि तमाम सरकारों को अपनी गिरफ्त में रखे, तमाम नेताओं को अपने गिरफ्त में रखे। वहाँ तो फलसफा ही चलता है कि जहाँ सरकार बना ली वहाँ तो बना ही ली, जहाँ नहीं बनाई, जहाँ बहुमत नहीं मिला वहाँ तो डेफिनेटली बनाएंगे। गोवा में सरकार तोड़ना हो, विधायक खरीदना हो, महाराष्ट्र में इसके पहले करना हो, या मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए सरकार गिराना हो, ये सब करना हो, ये खेल तो भारतीय जनता पार्टी के बाएं हाथ का खेल है और इसमें सिद्धहस्त हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लेकिन इस बार क्या महाराष्ट्र में ये सारा खेल अब एक्सपोज हो चुका है, बंद होने जा रहा है। महाराष्ट्र के लोग जो महाराजा शिवाजी का नाम लेकर के इस समय आगे बढ़ रहे हैं, वो पूरा आंदोलन आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। वो मराठाओं की धरती है, वो स्वाभिमान की धरती है, वो महाराजा शिवाजी की धरती है, अम्बेडकर ज्योतिबा फूले की धरती है, साहू जी महाराज की धरती है। उस धरती से अगर बिगुल फूंका जाता है और ये आंदोलन आगे बढ़ता है तो नरेंद्र मोदी के लिए निश्चित रूप से मुश्किलें खड़ी होंगी और आने वाले समय में ईवीएम को बैन भी किया जा सकता है। और लोग इस बात को बार बार रेखांकित कर रहे हैं कि ये ज़रूरी है कि ईवीएम को बैन किया जाए, क्योंकि गांव के लोगों का ही, जो वोटर्स हैं, उनका ही अब विश्वास नहीं रह गया ईवीएम में। इसलिए ये काम होना चाहिए। देखना ये है कि जिस मकरवाड़ी गांव में आज शरद पवार पहुंचे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, राहुल गांधी वहां 2-3 दिन के बाद पहुंच सकते हैं और उसके बाद क्या कोई आंदोलन वहां से खड़ा होगा जो दिल्ली की तरफ कूच करेगा और फिर ईवीएम को लेकर के बड़ी तकरार होगी और बड़ा फैसला होगा। इंतजार रहेगा, आप तक वो अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।